स्पीकर खे दावत ॾींदुसि, जंहिंजे लाइ इहो चवणु शायदि ग़लति थींदो त पाकिस्तान जे ज़मीर जो आवाज़, पाकिस्तान में समूरनि आमरनि खे ललकारींदड़ लाहौर जी उहा औरत। प्लीज़ वेलकम मैडम अस्मा जहांगीर। बहुत शुक्रिया काजी जावेद साहब कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। वो बुजुर्ग जो कि सियासतदान थे विद मिशन, क्योंकि आजकल सियासतदान कारोबारी समझे जाते हैं। आजकल ये समझा जाता है कि सियासत करना एक जुर्म है, और आजकल हमारे यहाँ ये भी बताया जाता है कि सियासतदानों ने मुल्क को ख़राब किया। तो इसलिए हमारे वो बुज़ुर्ग सियासतदान जिनके दिल में तमन्नाएं थी, कोई विजन थी, कोई लोगों के लिए दर्द था, जब हम उनको याद करते हैं तो हम सिर्फ उनकी शख्सियत को याद नहीं करते, बल्कि उनके उन असूलों को याद करते हैं जो वो हमारे सबके लिए छोड़ के गए। और इसलिए मैं समझती हूँ इसका बहुत ज़रूरी है याद करना कि बहुत साल कई सदियों में हमारे कई आमिरान हुक्मरानों ने कोशिश की कि हम वो कदरें भुला दें, हम उन कदरों को छोड़ दें। मगर आज भी आप लोगों का यहाँ इकट्ठा होना, उन कदरों को याद करना, इस चीज़ की शहादत है कि ये कदरें हमारे खून में हैं, ये कदरें हमारी धरती में हैं, ये कदरें हमारी रग रग में हैं। इसको कोई ज़ियाउल हक या उसकी बाकियात नहीं हटा सकता। मैं समझती हूँ कि आज काजी फैज़ मोहम्मद साहब को याद करना इसलिए भी ज़रूरी है कि हमें जागीरदाराना निज़ाम और जागीरदाराना ज़हनियत को ख़त्म करना है। वो ज़हनियत चाहे इंटीरियर सिंध में हो, चाहे पंजाब के लाहौर शहर में हो, और चाहे क्रिकेट के फील्ड में हो, इस ज़हनियत को हमें ख़त्म करना है। मैं इसलिए ये बात करती हूँ कि आज हम गुलाम हैं इस ज़हनियत के। हम इस चीज़ के गुलाम हैं कि हम सोच नहीं सकते अपने कस्बे से आगे, अपने शहर से आगे, अपने सूबे से आगे और अपने मुल्क से भी आगे भी। हमने आगाज़ किया, बहुत सारे हमारे साथी यहाँ बैठे हैं, आगाज़ किया जब हम समझते थे कि हम बोले तो जेल काटनी पड़ेगी और काटी, मगर अब तो हम बोलते हैं तो गोली मिलती है। आगे नहीं बढ़े, कुछ हिसाबों से हम पीछे ही गए, मगर ये भी देखा कि जो दुश्मन है सुनने का, बुनियादी हकूक़ का, उसको भी अब गोली का इस्तेमाल करना पड़ा। उसको ये समझ आ गई कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के दानिश्वर, पाकिस्तान की ख़वातीन, पाकिस्तान के नौजवान जो हैं वो अब जेलों की कोठरियों से नहीं घबराते। इसलिए मैं कई बार ये मिसाल देती हूँ अपने उन साथियों को जो कि मिडिल ईस्ट से आते हैं कि पाकिस्तान में कोई डिक्टेटर 22 साल नहीं रहा। पाकिस्तान में कोई डिक्टेटर स्ट्रीट मार्च से नहीं आया। आज तक पाकिस्तान के अवाम कभी बाहर नहीं निकले कि फौजी हुकूमत तू आ जा। हाँ, अलबत्ता उन्होंने खुद तस्वीरें लगा लगा के हमें ज़रूर कहा
कि हमें बुला लो, मगर निकला कोई। जिस दिन से आमिर आते हैं उस दिन से रेजिस्टेंस भी शुरू होती है। और खराज तहसीन पेश करती हूँ सिंध के उन बहादुर लोगों को जिन्होंने 80 की दिहाई में ऐसे कटन वक्त यहाँ पे वो मूवमेंट शुरू की जब खाता पीता लाहौर सो रहा था। आज हमें अपने उन बुजुर्गों को याद करने की इसलिए भी जरूरत है कि उन्होंने जब काम किया, उन्होंने जो सोच पाली, तो उन्होंने इसलिए नहीं पाली कि अगर मैं वजीर आजम बन जाऊंगा तो मैं फिर आपको ये दूंगा। आज मैं टेलीविजन देखती हूँ तो हर सियासतदान इस ख्वाब में है कि मैं वजीर आजम बन जाऊं, और वो कहता है कि जब मैं वजीर आजम ही बनूंगा तभी मैं ये काम कर सकता हूँ, वरना मुझसे तवक्को ना करें कि मैं कोई काम करूं। इसी तरीके से हमने देखा कि हमारे जज साहिबान भी हैं, हमारे यहाँ पे 2 साथी बैठे हैं, यासीन आज़ाद साहब और मुस्तफ़ा साहब। वो भी कहते हैं कि जब हम कुर्सी पे हैं तो हमें बड़ा कौम का दर्द है। वो हर चीज कौम के दर्द से करते हैं। उन्हें उस वक्त लोगों के आंसू भी नजर आते हैं, उनको बुराई भी नजर आती है, उनको करप्शन भी नजर आती है। बेंच में आने से पहले उनको ऐसी चीजें नहीं नजर आती थी, और बेंच से उतरने के बाद सबसे पहला काम वो ये करते हैं कि अपने बड़े बड़े घर बनवाते हैं, और हम उन्हें ढूंढते रहते हैं। भाई वो भाषाएं जो हमने सुनी, अब आप कहाँ हैं? आवाज तो दो, आओ तो सही, कुछ कौम के लिए तो करो। और इसी तरह हमने ये देखा कि अब हमारे फौजी भाई भी ये कहना शुरू हो गए हैं कि हम दहशतगर्दी से तब लड़ेंगे जब सारी पावर्स आप हमें दे दें। हम कौम को अमन तब देंगे जब आप हमारे हाथ में डंडा भी दें और हमें पूछ गीछ भी ना करें। और मुझे तो कई दफ़ा माजरत के साथ मुझे कहना नहीं चाहिए, कई दफ़ा यूँ याद आता है जैसे सियासतदान जब आके कहते हैं कि मुझे ये ओहदे दे दे, फिर देखें कि जब हम बचपन में जाते थे अनारकली तो वहाँ पे एक बंदरी और बंदरिया का डुगडुगी का खेल होता था, वो डांस करती थी। तो बंदरिया बार बार कहती थी मैनू पवा दे काली कगरी, फिर तू मेरी टोर वेखना। तो अब यह है कि नानू बना दे ताज, फिर तू मेरी टोर वेखना। आजकल मुझे कई चीजें बड़ी पुरुमीद भी नजर आ रही हैं, और कई दफा कई चीजें मायूस भी करती हैं। मसलन आपने देखा कि सारी उम्र हमारे मुल्क में जो भी आइन आया उसमें ये कहा गया कि जो भी दोस्ताना मुल्क होंगे उनको आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, मगर हमारे मुल्क के दोस्ताना ताल्लुकात तो अमेरिका के साथ भी रहे, और हमने दिल खोल के अमेरिका को गाली निकाली हर शहर में। अब जब हमारे साथी या हमारे मुल्क के लोग शहीद हुए खाना काबा में, मीना में, उनको अगर पूछा जाए कि कितने लोग शहीद हुए तो कहते हैं चुप करें, फ्रेंडली कंट्री, आप कुछ कह नहीं सकते। तो ये किस किस्म की जुबानबंदी है? मैं आज की जुबानबंदी से इसलिए तंग हूँ कि मैंने देखा कि मीडिया में सेल्फ सेंसरशिप हो गया। आप बैठे हैं, आप हंस रहे हैं, और आपके बैठे में जुर्रत कर रही हो कहने को कि जी आप फौज को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। अच्छा जी, हम फौज को नहीं क्रिटिसाइज कर सकते। आप मौलाना को नहीं क्रिटिसाइज कर सकते, मौलाना को नहीं कर सकते। आप फ्रेंडली कंट्रीज को नहीं कर सकते, हम फ्रेंडली कंट्रीज को नहीं कर सकते।
तो आप क्या करें, आप मुंह भर के गाली निकालें सियासतदान को और आप मुंह भर के गाली निकालें अपने हमसाए मुल्क को, वो अलाउड है, बाकी उसके अलावा कुछ अलाउड नहीं। मैं समझती हूँ कि जहाँ हमारे मुल्क में इस किस्म की ज़बान बंदी शुरू हुई, इसका ताल्लुक ज़रूर हमारी सियासत के साथ है, मगर इसका ताल्लुक एक खित्ते की सियासत के साथ भी है। जो कुछ खुर्शीद कसूरी की किताब के साथ मुंबई में हुआ, वो शायद यहाँ ना हो। और जिस तरीके से मैं समझती हूँ कि वहाँ पे उनके मेज़बान ने पोजीशन ली, मैं उनको खराजे तहसीन पेश करती हूँ। और मैं अपने भाई खुर्शीद कसूरी को भी खराजे तहसीन पेश करती हूँ कि वो डट के गया और उसने डट के वहाँ पे अपनी किताब की रूनुमाई की। तो मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ कि हम बचपन में सीखते थे और तोते की तरह हमने सीखा है, और ये सही भी है कि सेक्युलरिज्म आना चाहिए, मगर सिर्फ आइन में सेक्युलरिज्म आने से कोई बात नहीं बनती। सेक्युलरिज्म हमारे दिमागों में आना चाहिए और हमारी जो रियासत है उसको सेक्युलर आइडियाज को एक्सेप्ट करना चाहिए। हम ये इसलिए बात करते हैं कि हमने ये देखा और हाल में आपने भी देखा कि यहाँ पे तो आलम ये है कि हम वोट देते हैं मियाँ नवाज शरीफ को, मगर मियाँ साहब की आप अजमत को देखें कि अपना ताज किसी और के सर पे पहना देते। यानी मियाँ नवाज शरीफ जैसा कोई अजीम शख्स नहीं होगा जो कि खुद प्राइम मिनिस्टर बना कौम के वोटों से, और उन्होंने जाके कहा कि अच्छा आप मेरे हमनाम हैं, आप काम करें प्राइम मिनिस्टर। और फिर उस पर तुर्रा ये कि वो बड़ी खामोशी से देख रहे हैं कि ISPR में माशाल्लाह बहुत सारे पैसे खर्च हो रहे हैं इमेज बिल्डिंग के। इमेज बिल्डिंग भी किसी वजह से होती है, क्योंकि हम तो वैसे ही अपनी फौज से और उसके सरबराह से और उसके खास तौर पे उनके जो हमारे फौजी भाई हैं उनसे वैसे ही बेपनाह मोहब्बत करते हैं। उसमें इमेज बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं है। हमारा एक फौजी शहीद होता है, हम अपने घरों में बैठ के मातम करते हैं। इसके लिए इमेज की ज़रूरत नहीं है बिल्डिंग की, मगर बहरहाल इमेज बिल्डिंग हुई और बार बार ये कहा जाता है कि आज पाकिस्तान में सबसे पॉपुलर आदमी रहीम शरीफ साहब हैं। मैं भी मानती हूँ सबसे पॉपुलर रहीम शरीफ साहब। इसलिए मैं इल्तिजा करती हूँ मियाँ नवाज शरीफ साहब से कि पाकिस्तान में लीडरशिप की कमी है, आप उनको एक्सटेंशन ना दें ताकि वो आके लीडरशिप संभालें। आप बहुत बड़ी ज्यादती करेंगे कौम के साथ, और ये कौम समझेगी कि आप कौम की सैबोटाज कर रहे हैं कि इतना अजीम लीडर जिसको पूरे पाकिस्तान ने इतना मकबूल समझा, आप उसको एक्सटेंशन देके एक ही जगह पे कन्फाइन कर देंगे। उनको कतई एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए ताकि हम लोगों के लिए एक और लीडर मैदान में आ जाए। मैं ये बात करने के बावजूद ये भी कहना चाहूँगी कि हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। हम जो लोग जमहूरियत के लिए, डॉक्टर साहब भी लड़ते रहे, मेरे भाई भी वहाँ लड़ते रहे, मेरी बहनें भी यहाँ लड़ती रहीं, सियासतदानों को डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो गया है। इसलिए क्योंकि उनका ये कहना तो सही है कि मुल्क डिसफंक्शनल है, अगर कुछ करेंगे तो शायद हमारे फौजी भाई नाराज़ ना हो जाएं, और होते भी हैं। हमें पता है आज़ाद कश्मीर में कोई कुछ नहीं कर सकता,
हमें पता है गिलगित और बल्तिस्तान में प्राइम मिनिस्टर भी चाहे तो कुछ नहीं कर सकता। हमें पता है कि बलोचिस्तान में नहीं कर सकते। हमें पता है कि आजकल कराची में भी शायद प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ नहीं कर सकते। मगर क्या सियासतदानों को किसी ने इस चीज़ से रोका है कि वो असेंबलियों में जाके कम से कम बोले तो सही? क्या सियासतदानों को किसने रोका है कि वो असेंबली में कोरम तो पूरा रखे? क्या सियासतदानों को ये रोका है कि आप रिफॉर्म्स करें, आप खारियों की जो यहाँ पे हालत है उसको बेहतर बनाएं, थाने कल्चर को ख़त्म करें और करप्शन को कंट्रोल करें, अपने हाथों को अपनी जेबों से निकाल के यहाँ पे रखें? ये तो उनको किसी ने नहीं रोका। और सबसे बड़ी बात जो मैं समझती हूँ, जो कि सियासत होती है, सियासत का मतलब सिर्फ जंगला बस बनानी नहीं होती। सियासत का मतलब बड़ी बड़ी सड़कें बनानी नहीं होती। सियासत का मतलब है कि अपने सर से भी और लोगों के सर से वो जंगले उठाए ताकि वो सोच सके। और सियासत का मतलब है कि आप नामुमकिन को मुमकिन करें। ये किसने मना किया है कि सियासी पार्टियां बैठ के एनालाइज ना करें सिचुएशन? मुझसे अभी मेरे एक भाई ने पूछा कि आप लाहौर से आई हैं, आप क्या देखती हैं? ये जो बाय इलेक्शन हुआ है इसका आप क्या देखती है? कौन जीता तो कौन हारा? मैंने इनसे ये कहा, मैंने कहा पॉलिटिकल विक्ट्री तो मैं समझती हूँ इमरान खान साहब की हुई है, शायद कोई थोड़ी बहुत मॉरल विक्ट्री PMLN की हुई हो, मगर PMLN ने ये नहीं सोचा और ये नहीं देखा कि आप जब औरतों के बूथ में देख रहे थे तो औरतों के बूथ में ज़्यादा PTI की वोटर और PMLN की कम थी। और उनसे जब पूछे वजह क्या है तो उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो आगे से मुख्तलिफ है। उन्होंने कहा कि हमें बड़े बड़े बस नहीं चाहिए, हमें ये सड़कें नहीं चाहिए, हमें पीने का पानी चाहिए, अपने बच्चों के लिए स्कूल चाहिए और हमें सेहत चाहिए। तो हमारे सियासतदानों को ये समझाने की ज़रूरत है कि आप कोई सिग्नेचर डेवलपमेंट तो ज़रूर करें, मगर अगर आप बिजली के बुरहान को, सीवरेज को, बच्चों के स्कूलों को और सेहत को अगर आप नहीं प्रायोरिटी देंगे तो पाकिस्तान की 50% इलेक्ट्रेट जो औरत है वो आपको नहीं जीतने देगी। और आज अगर आपने आवाज़ें सुननी है तो आवाज़ें वो ना सुने जो सबसे ज़्यादा चगलाते हैं, आवाज़ें वो सुने जो सबसे ज़्यादा मजबूर होके आते हैं। अगर जमहूरियत चलती रही तो ये आवाज़ें भी बढ़ेंगी और पॉलिसीज़ भी कुछ बेहतर होंगी। मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ कि मुझे ये अंदाज़ा है, और ये सियासतदान भी कई बात जब करते हैं और ये कहते हैं कि कहना बहुत आसान है, क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, इधर आके देखें कैसे कर सकते हैं। और मैं समझती हूँ उनके बहुत बड़े चैलेंजेस। मुझे अंदाज़ा है कि ये चैलेंजेस मीट करना बहुत मुश्किल काम है, मगर उससे बड़ा चैलेंज जो आज सियासतदानों को है वो ये है कि ये नहीं कि वो समझते नहीं हैं, उनको सब पता है। हम जब कई दफ़ा कहते हैं सियासतदानों को नहीं पता, उनको पता सब कुछ होता है। उनमें शऊर नहीं है, उनमें ये बहादुरी नहीं है और मॉरल करेज नहीं है कि वो कह सकें कि इस चीज़ का इलाज क्या है। मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ और ख़ास तौर पे यहाँ पे कर रही हूँ क्योंकि मैंने भी डॉक्टर हारून से पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब आज की गैदरिंग कैसी है? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत खुल के आप बोले, जब तक इस खित्ते को आप डी-न्यूक्लियराइज और डीमिलिटराइज नहीं करेंगे, इस खित्ते का बच्चा स्कूल नहीं जा सकता। जब तक साउथ एशिया में ये
अनडेवलपमेंट, जब ये इतने बड़े फौज का आप एक्सपेंडिचर कम नहीं करेंगे तो यहाँ पे ना पानी मिलेगा, ना बिजली मिलेगी और ना सेहत मिलेगी। इसलिए मैं समझती हूँ आज एक फ्रेश थिंकिंग की जरूरत है, नई सोच की जरूरत है, नई हिम्मत की जरूरत है। हमें अपने मुल्क प्यारे हैं, हम अपने मुल्कों को कुछ नहीं करना चाहते, हम इनको ऐसा ही रखना चाहते हैं, मगर कोई हर्ज नहीं है अगर कॉमनवेल्थ ऑफ साउथ एशिया बन जाए या साउथ एशियन यूनियन बन जाए, ताकि अगर वहाँ का बाल ठाकरे है तो हमारा बाल ठाकरे भी यहाँ मिलकर उसके साथ बैठ सके और हम इनसे इकट्ठे लड़ सके। और अगर वहाँ पे सिंधी हैं और यहाँ पे सिंधी हैं तो वो अपनी सकाफत को इकट्ठे बैठ के एंजॉय कर सके अपने अपने मुल्कों में। मैं समझती हूँ इससे हमारी इंसानियत कम नहीं होगी, हमारी ज़िंदगी ज़्यादा रिच होगी, हमारी ज़िंदगी बेहतर होगी, हमारे इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बेहतर होगी और हमें अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में कुछ नज़र आना शुरू होगा। तो इसलिए साहब मिन्नत से कहती हूँ कि बजाय इसके कि इस सियासत में जाओ कि कौन अराई है और कौन ककेज़ई है और कौन राजपूत है, इस सियासत में जाओ कि इन बच्चों को हमने किस तरीके से पढ़ा लिखा के इस खित्ते को ऐसा प्रॉस्परस करना है कि यहाँ पे हमें गुर्बत ना नजर आए, हमें यहाँ पे कोई बच्चा रोता हुआ मुंह पे मिट्टी मले हुए ना नजर आए, हमें यहाँ पे कोई हारी बॉन्डेड लेबर ना नजर आए, हमें यहाँ पे माए रोती हुई नाम नजर आए जो हर बच्चे की पैदाइश पे रोती हैं कि मेरा बच्चा जो है मर गया पैदा होने से पहले। हमें यहाँ पे वो लोग ना नजर आए जो कहते हैं कि हमारे पास नहाने को तो छोड़िए, पीने को एक बूंद पानी नहीं है। मगर अगर हम ऐसी सियासत में चलते चले जाएंगे जो कि छोटी से छोटी होती जाएगी तो उसके साथ हमारी ज़हनियत भी छोटी होगी और हमारे वसाइल भी छोटे होंगे। इसलिए आज मेरी ये इल्तिजा है, अगर वसाइल और ज़हनियत को बड़ा करना है तो सोच बड़ी करें और हिम्मत से काम लें। बहुत शुक्रिया।